एशिया कप में एशिया टीम नेपाल का सेकंड मैच की अब बारी है जो कि होना है इंडिया से। जी हाँ, पहला मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला जहां पर एक करारी हार कहीं ना कहीं टीम को मिली, लेकिन हार से ज़्यादा जो है ऐसा नहीं था कि वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हाँ नेपाल पाकिस्तान को हरा दे, बिल्कुल भी। लेकिन जिस तरह की इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद थी वो पहले मैच में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट से हो, फील्डिंग से हो या फिर बैटिंग से ही क्यों ना हो। एक और मौका यहाँ पर अब नेपाल के पास है जब वो भिड़ेंगे इंडिया से, और यहाँ पर इक्वेशन के लिहाज से अगर हम देखें हैं तो यहाँ पर तो अब कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचने तक का इक्वेशन बन गया है, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से एक पॉइंट शेयर हो गया, तो सीधी सी बात है ये एक तरह से नॉकआउट गेम है। बिल्कुल। जो ये मैच हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो ये मैच जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएगा। तो एक तरह से ये एक नॉकआउट गेम ही हो गया है अगर हम इस लिहाज से इस मैच को देखें। सबसे पहले तो यही बात हो गई, तो क्लियर है ये मैच जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट स्टेज, जो हारेगा वो बाहर है। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें तो डेफिनेटली बाद में आती हैं, हम एज एस्ट्रेट बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात रहेगी कि किस तरह से नेपाल इस बार कहीं ना कहीं एक बेहतर परफॉर्मेंस देकर एशिया कप से जाए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म जो है एक आखिरी मैच है। इसके बाद हमें नहीं पता कि आप इंडिया से कब खेलेंगे या पाकिस्तान से कब खेलेंगे या फिर किसी बड़े फुल मेंबर से अब कब खेलना हो पाएगा, ये कहीं ना कहीं अब फिलहाल तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि नेक्स्ट अगर आपने बायलैटरल सीरीज होस्ट कराई तो ठीक है, अगर नहीं कराई तो शायद हमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में ही अगला देखने को मिले, अगर टीम वहां पर क्वालिफाई कर पाती है तो फुल मेंबर्स के साथ सामना। खैर, तो इंडिया में सबसे पहले ग्राउंड्स क्या वही वाला है जहां पर इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ? बिल्कुल जी हाँ, कैंडी में। वेदर का हाल क्या है इस बार, क्योंकि वो तो सब पहले जानना चाहेंगे। जरूर। देखिए वेदर तो कहीं ना कहीं जो मैच शुरू होगा तो बारिश का साया है ऑब्वियसली। 3 बजे से तकरीबन 5 साढ़े 5 तक यहाँ पर बारिश का साया बहुत ज़्यादा है। 80% 85% के अनुमान है, लेकिन उसके बाद तकरीबन 4 घंटे तक यहाँ कोई बारिश का साया है नहीं। यानी कि आप कहेंगे तो 6 बजे से 10 बजे तक तकरीबन कोई साया है नहीं। तो यहाँ पर ज़रूर है कि आपको मौसम वैसा देखने को मिल सकता है जैसे कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश वाले में। जी हाँ, बिल्कुल सही, वहाँ वैसा मौसम आपको देखने को मिल सकता है। रेन इंटरप्शन होकर तो ज़रूर रहेगा, मैच रुकेगा तो ज़रूर। अगर थोड़ा लंबा अगर मैच गया तो जरूर बिल्कुल। यानी क्लियर है कि अगर जितना देर मैच में होगा उतने चांसेस होंगे कि इस मैच के ओवर शॉट होने के या फिर कहीं ना कहीं एट एंड कॉल्ड ऑफ ना हो। लेकिन हमें अभी भी लगता है कि शायद ये मैच जो रहेगा, इसका जो वेदर रहेगा वो शायद बांग्लादेश श्रीलंका वाले मैच की तरह रह सकता है, जहां पर 60, 70, 75%, 80% चांसेस रेन के रहे। लेकिन 5-6 घंटे मिल जाएंगे इस मैच को, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 70-80 ओवर इस मैच के निकल जाए। खैर, ये तो बात हो गई वेदर रिपोर्ट की। उम्मीद तो करेंगे कि कम से कम शुरू में अगर स्टार्ट टाइम पे हो जाए तो और बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मैचेस की। प्लेइंग 11 क्या है, अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंडिया अभी वो इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहेगा। आपको क्या लग रहा है कि उसी के साथ जाएगा? शार्दुल ठाकुर को उन्होंने लिया, जैसे हमने मैच में कहा था कि अगर वो ऑलराउंडर बनाना चाहेंगे तो वो एक बॉलर को बाहर करेंगे और शार्दुल या अक्सर में किसी एक को लेंगे। उन्होंने वही किया, शार्दुल को वो लेकर आए और समी को यहाँ बाहर किया। आपको क्या लगता है कि शार्दुल के साथ ही जाएंगे या फिर इस बार वो कहीं ना कहीं एक बॉलर बढ़ाएंगे ताकि अगर वो टॉस जीते तो पहले बॉलिंग लेकर जल्द से जल्द नेपाल को ऑल आउट करना चाहेंगे? हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसे देख रहे हैं। नहीं, जरूर, बिल्कुल। देखिए प्लेइंग 11 तो लगता नहीं है कि चेंज होने वाली है, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि आप बॉलर्स ने तो कुछ किया ही नहीं। तभी तो प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होता है कि हाँ, अगर 25-30 ओवर 35 तकरीबन, अगर चलिए बारिश हो भी जाती, लेकिन अगर 25-30 ओवर का ही मैच हो जाता तो कुछ मालूम पड़ता। लेकिन यहाँ तो मैच ही नहीं हुआ, तो बैटिंग में तो बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग से भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो प्लेइंग 11 सिमिलर ही हमें देखने को मिलेगी। कुछ पता चलता तो कुछ दिक्कतें निकाल पाते, लेकिन सेम के साथ ही जाएगी इंडिया, इसको कोई दोहराए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सेम के साथ ही उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई डाटा ही नहीं है बस आप कहें क्या बॉलर ने खराब किया, इनको आप निकाल सकते हैं। खैर, अब यहाँ बात करें, याद रखिएगा दोनों के लिए नॉकआउट गेम ये जरूर है, और इंडिया के लिए तो और बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए नॉकआउट गेम है। खैर, अब अगर नेपाल की प्लेइंग 11 की बात करें, वहाँ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डाटा अवेलेबल है परफॉर्मेंस के लिहाज से। आपको क्या लगता है कि जो और बेंच स्ट्रेंथ है उनमें से किसी एक आध प्लेयर को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है? आपको क्या लगता है? जरूर। देखिए, भीम शार्की को उम्मीद है कि मौका मिल सकता है, शायद बैटिंग थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, तो ज़रूर है कि यहाँ पर उनको शायद यहाँ मौका मिल पाए। और बाहर होने के चांसेस अगर दिखे तो शायद कुशल मल्ला कहीं बाहर ना बैठना पड़े, क्योंकि आरिफ ने तो शायद थोड़ी इनिंग खेली थी, तो उम्मीद इतनी तो नहीं है कि शायद उन्हें डायरेक्टली बाहर का रास्ता दिखा देंगे कि आप बाहर बैठिए। बिल्कुल, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आरिफ को बाहर निकालने का, क्योंकि उन्होंने तो सेकंड हाईएस्ट रन किए मेरे ख्याल से सोमपाल के बाद उसमें। तो जरूर है कि शायद भीम को मौका मिले और
चेंज की इतनी उम्मीद तो नहीं है, जी क्योंकि जितना था संदीप है, ललित है, क्योंकि सब प्राइम प्लेयर ही हैं, जो भी है यही है। बिल्कुल, तो लगता नहीं है कि चेंज होगी और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों चेंज करना है, ज़्यादा चेंज करना, फिर ये भी दिक्कत हो जाता है टूर्नामेंट में, जब आपके सामने इतना बड़ा ओपोनेंट हो, जब आप वहाँ पर आकर जो लड़के पहले मैच में थे वो दूसरे मैच में भी रहे तो बेहतर होगा। लेकिन एक चेंजेस जो ज़्यादा उम्मीद है होने की वो यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह के इवेंट्स पे एज अ स्क्वाड में भी जुड़कर आए हैं तो वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अब ये नहीं है कि 17 जने आए तो 17 जनों को ही मौका देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्क्वाड में भी रहकर आप मैचेस को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस गेन करना ही हुआ। कंडीशंस पे किस तरह से खेल रहे हैं, ओपोनेंट टीम किस तरह से खेल रही है, ये सारी चीज़ देखना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस ही होता है। तो खैर ये बात हो गई यहाँ पर प्रो 11 की बात दोनों ही टीमों की। अब यहाँ बात करें अगर हम मेन सेक्शंस की, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें नेपाल की बैटिंग में, नेपाल के पर्सपेक्टिव से, अब नेपाल के पर्सपेक्टिव से हम आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत रही पहले मैच में वो रही थी फील्डिंग। डेफिनेटली फील्डिंग, बैटिंग तो अलग बात है, वो तो रही है, लेकिन सबसे जो मेजर रहा जिसने बहुत ज़्यादा आप कहें कि चाहे आप किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हो या जब आप इतने बड़े स्टेज पर आए तो जो कमेंटेटर्स वगैरह थे, जी हाँ, मैं माफ़ कीजिएगा, फील्डिंग खराब होने से मजाक उड़ती है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत मजाक उड़ती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल लेवल है, आप इंटरनेशनल टीम है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप बड़े बड़े प्लेयर्स हो चुके हैं, तो जाहिर तौर पर फील्डिंग से सीधा आप जो है वो मजाक ही उड़ी जाती है। चाहे आप करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया करे, चाहे इंडिया करे, कोई भी फील्डिंग मिस करेगा तो उसकी मजाक उड़ाई जाती है। तो अपने आप में ये खुद में एक बड़ी जोकिंग सी थिंग हो जाती है कि यार हमसे फील्डिंग नहीं हो रही है, हम इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं और हमसे बॉल नहीं संभल रही है, प्लेयर झुक नहीं पा रहे हैं सही टाइम पर। तो ये खुद में थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, जबकि फिटनेस का लेवल, फिटनेस का ये कहाँ पहुँच चुका है यार फिटनेस का लेवल। लेकिन फील्डिंग अगर ऐसी हो तो वाकई में काफ़ी जो एक ग्रेड है, टीम का मोराल भी, टीम का मोराल और टीम का ग्रेड काफी ज्यादा गिर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर जो पहले मैच में अगर हम फील्डिंग की बात करें, हम फील्डिंग की यहाँ बात सबसे पहले कर रहे हैं, क्योंकि फील्डिंग जो है वो आपके हाथ में है और वो आपके जो फिटनेस है, आपकी जो प्रैक्टिसेस है, आप किस तरह से फील्डिंग को लेते हैं उस चीज़ पर है। और आप एक चीज़ और देखिए, आप एक यंग टीम है, अब ये चीज़ ज़रूर है। अब एक तरफ आप ये कहते, एक तरफ ये चीज़ें कहने में बहुत प्राउड महसूस होता है कि काफ़ी यंग टीम है, 22 से 23 साल के मेजॉरिटी ऑफ एवरेज प्लेयर जो है वो है। लेकिन आप सोचिए यंग फील्डर्स जो है, जिनके अंदर इतनी एनर्जेटिक मूवमेंट होती है, इतना उनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होती है बॉडी में, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर इतनी खराब फील्डिंग करेंगे, और ये एक बार की बात नहीं है, एक दो मिसफील्ड हुआ, चलिए हो जाता है, वो होता है, वो हर किसी से होता है। लेकिन आप एक ही मैच में 45 रन फील्डिंग में दे रहे हैं आपने, और सिर्फ एक मैच नहीं, आप कहेंगे अरे तो एक ही मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, इसके अलावा तो फील्डिंग खराब नहीं हुई। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में देखिए, हमने डाटा आपके सामने रखा था, सारी 10 टीमों में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मिसफील्ड जो है, मिसफील्ड कैच और रनआउट छोड़ने वाली टीम जो थी वो नेपाल की पहले नंबर पर यूएई थी। तो आप देखिए, तो ये कंसिस्टेंसी बन रहा है, जो कि टीम के बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को, बॉलर जो है जो कोशिश कर रहे हैं, बॉल्स की तरफ से जो भी मेहनत हो रही है उसे पूरी तरह से पानी फेर दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये फील्डिंग का स्तर वापस से हम कहेंगे, सबसे पहले तो आप फील्डिंग के स्तर को बेहतर करिए इस इंडिया के गेम में, तो कहीं ना कहीं आप बॉलर्स को हेल्प कर पाएंगे और बैट्समैन के सामने उतना बड़ा पहाड़ भी खड़ा नहीं होगा कि भैया तो बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ हो गया, मैच से पहले ही बाहर है। फील्डिंग का स्तर पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले उठाना होगा। अब बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात करते हैं। शुरू के 10 ओवर की बात करूंगा, नई बॉल से यहाँ पे जो पेसर्स यहाँ पर आएंगे, क्या लगता है आपको किस तरीके का चैलेंज है? डेफिनेटली चैलेंज यहाँ पे टफ होगा। वहाँ पे भी पाकिस्तान के जबरदस्त पेसर्स थे, वो कोई दोहराई नहीं है, वो तो इंडिया के टॉप ऑर्डर, जिसने ने आपसे कहा भी था कि पाकिस्तान के पेसर के सामने अगर आप आउट हो रहे हैं तो उसमें कोई डेलीगेट ये नहीं कहेगा कि आप कैसे आउट हो गए, क्या कर रहे थे आप, बिल्कुल नहीं। वो तो वर्ल्ड में कोई भी टीम सामने खड़ी हो जाए इतना आसान, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब देखिए इंडिया के टॉप ऑर्डर का क्या हाल हुआ सेकंड मैच में। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें, उसके बाद भी नेपाल ने पहले मैच में खराब खेला था, उस पर जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया के पेसर्स वर्सेस नेपाल के बैट्समैन की मैं बात करूँ, यहाँ पर फिर से वही रहेगा कि आप शुरुआत में जितना लीव करने की कोशिश करें, जरूर है, बिल्कुल है। लेकिन अगर स्टंप की बॉल आए तो उसे कैसे खेलना चाहिए? ज़रूर देखिए, अब टेक्निकली तो आप बेहतर ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि टेक्निक तो आप जानते हैं किस तरीके से क्या करना है। शैडो आप आउट होने के बाद जो है शैडो तो करते हुए नज़र आते हैं कि इस बॉल को यार लीव करना था, इस बॉल को छेड़ना नहीं था। तो जितना बच सकते हैं शुरू में उतना बेहतर होगा, क्योंकि बहुत क्वालिटी बॉलिंग है आपके सामने। तो जितना स्टंप से हटकर खेलने की ना कोशिश करें तो बेहतर है। स्टंप पे रहकर पैर का इस्तेमाल कर अगर ड्राइव मार रहे हैं तो खाली खड़े होकर ना मारें, कम से कम एक पैर का इस्तेमाल भी करें। जैसे आप जिन्हें फेवरेट मानते हैं उनसे थोड़ा सीखना चाहिए किस तरीके से
बड़े बड़े प्लेयर जो है वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और बॉल को थोड़ा सा तेज रीड करिए। जानता हूँ कि इतनी आउमन आपकी वो नहीं है, आप आदी नहीं है इस चीज़ के कि 145 की स्पीड से कैसे बॉल को रीड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी रीड कर पाएँ बॉल को। जितना लेट रीड करेंगे उतना तकलीफ होगी ही होगी। आप चाहे लीव करते रहें तो भी तकलीफ होगी, कोई एक बॉल ऐसी घुसेगी अंदर कि रहेगा अबे यार ये बॉल कहाँ से आ गई। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा तेज रीड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और डेफिनेटली जो आसिफ अयान आउट हुए थे नसीम शाह की बॉल पर, जो उन्होंने एकदम आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट स्टाइल में आउट हुए थे, आगे उन्होंने बॉल रखी, बॉल बाहर कर निकल रही थी और आसिफ वो उनका जो फेवरेट काम वो लगातार करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि वो बाहर जाती थी गेंदों में बैट लगाते हैं। उस तरीके की बॉलों पर डेफिनेटली आप लीव कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा पेशेंस लेवल दिखाने की कोशिश करिए और जब अंदर आती हुई बॉलें हों तो डेफिनेटली आसान नहीं होगा, ये हम वापस से कहेंगे। अभी हम ये नहीं कह सकते नहीं आप उसमें ये करिए हो जाएगा, आसान नहीं होगा। थोड़ी सी पेस एक्स्ट्रा आती है। अगर आप स्ट्रेट में देखें वहाँ पर आप 130 132 इन सब से आती हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक से 140 142 आएगी तो डेफिनेटली आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अडॉप्ट करना होगा। क्योंकि अब यही बात है ना, यही चीज़ तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा मजबूत है, खैर वो सब बात की बातें हैं। लेकिन इस मैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बेहतर करनी होगी। शुरू के 10 ओवरों में आप यकीन मान के चलिए, शुरू के 10-15 ओवरों में आप जितने कम विकेट अपने खोएंगे उतना ज़्यादा आप शायद एक बेटर स्कोर तक पहुँचने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर भी शुरू के पाकिस्तान के खिलाफ भी शुरू के 10-15 ओवर्स में टीम में शायद 3 विकेट करीब ही खोए थे। जी हाँ, अगर हम देखें उसके बाद आरिफ और सोमपाल ने एक परफॉर्मेंस दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी टीम 104 पे कैसे ऑल आउट हो गई, वो है उनका खराब और केयरलेस क्रिकेट और फालतू क्रिकेट वो खेला था गुलशन। देखिए आप, हमने आपके सामने रखा था ना उस मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस में कि गुलशन, दीपेंद्र सिंह एरी और कुशल मल्ला किसी भी तरह का एक्सक्यूज उन पे अप्लाई नहीं, वो कोई भी रीजन नहीं दे सकते कि वो शादाब और नवाज की बॉल पर किस तरह से अपना विकेट थ्रो करके चले गए। आप देखिए इंडिया के खिलाफ हमने उसमें कहा था, आया ने आपके सामने बॉल मैच रखा था कि शादाब के बारे में हम एक और मैच देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह की उनकी बॉलिंग हुई है। और देखिए इंडिया के खिलाफ वो उतरे, लगभग मेरे ख्याल से दोनों ने मिलकर 100 रन करीब दिए हैं अपने कोटे के ओवर में। शादाब और नवाज ने मिलाकर एक विकेट उनके नसीब में नहीं आया। तो ये आप देखिए कोई ऐसे बॉलर नहीं है, शादाब नवाज एक एवरेज बॉलर है। आपने उन्हें लीग्स T20 वगैरह में कहीं पर धूम धड़ाका करते हुए देख लिया, वो 4 विकेट 5 विकेट क्या किफायती। अरे वो लीग्स और T20 क्रिकेट है, 50 ओवर क्रिकेट बहुत अलग है। अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलेंगे, थोड़ा ध्यान पेशेंस रखकर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर खेलेंगे, आप आराम से इन बॉलर्स पे सिंगल डबल से निकाल सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आप हवाई फायर करने लग जाइए, यही तो करने गए थे कुशल मल्ला, गुलशन झा और विकेट रन थ्रो कर एक लग गई तो उन्हें लगा अरे 2-3 आउट लगा के जाता हूँ और दूसरी भी वो आउट हो गए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहां पर खराब बॉलर आए वहां पर रन्स बटोरने की कोशिश करिए, और रन्स बटोरने का मतलब ये कतई नहीं होता 50 ओवर में कि आप हवाई फायर करना चालू कर दें। यही गलतियां की थी और आप देखिए रिजल्ट। उस मैच में 104 पे नहीं रुकना चाहिए था। जिस तरह से सोमपाल और आरिफ ने एक पार्टनरशिप दी थी, डेफिनेटली वो स्कोर मिनिमम हमारे क्रिकेट के हिसाब से 180 के आसपास जाना चाहिए। गुलशन, दीपेंद्र और कुशल बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आपने वो किया नहीं। इस बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्लेयर्स को निभानी होगी, समझना होगा। खराब बॉलर आए उन पर अटैक करिए। अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं, शार्दुल पे आप रन्स कर सकते हैं, हार्दिक पे आप रन्स कर सकते हैं। ये कुछ बॉलर्स हैं जो बीच में आएंगे तो इन पे आप रन्स कर सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं कि अनप्लेबल डिलीवरी आपको डालेंगे भी तो 12 में एक बॉल आएगी, बिल्कुल तो वो आप मिस करते कोई बात नहीं, बाकी 11 पे तो आप रन्स कर सकते हैं। सिंगल्स दिखाने की कोशिश करिए। आप देखिए एक एग्जांपल था बाबर रिजवान का, जब 43 पे शायद 2 विकेट हो गए थे जब पाकिस्तान के नेपाल के खिलाफ, नहीं 21-22 पे 2 विकेट हो गए थे, जल्दी रन आउट हो गए थे बाबर और रिजवान। उसके बाद आए, आप देखिए बाबर और रिजवान ने कितनी कंपोज्ड इनिंग खेली, टेरिफिक इनिंग, रेयर ही कोई खराब शॉट था ना, वो चौके छक्के के लिए जा रहे थे, सिर्फ सिंगल डबल यही वो काम करते हैं। यहाँ तक कि इफ्तिकार जब बाबर को ज्वाइन किए तब भी इफ्तिकार ने भी शुरू के 20-25-30 रन अपने बहुत आराम से निकाले, फिर उन्होंने गियर चेंज किया। तो जरूरी नहीं है कि आपको खाली अंधाधुंध शॉट मारने के लिए जाना है। आप ये भी तो देखिए यार, ग्राउंड इतना बड़ा है, एक विकेट कीपर होता है, एक बॉलर होता है, यानी और उसके बाद 30 यार्ड्स के प्लेयर भी अंदर होते हैं। 4-5 प्लेयर मिलके क्या मुझे सिंगल देने से रोक देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा ग्राउंड को रीड करिए कि कहाँ मैं सिंगल निकाल सकता हूँ। एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने की कोशिश करिए। हम नहीं कह रहे कि आप बड़ा स्कोर करिए, जीते वगैरह, एक अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हो तो लगे कि हाँ भाई चलिए लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, जो हमें पहले मैच में दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। ये पूरी बैटिंग यूनिट की बात कर लिया है। बॉलिंग आपके ऊपर जा रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए बॉलिंग में आप किस तरह से कहना चाहेंगे?
जरूर देखिए पहले मैच में शुरुआत अच्छी की, 8 ओवर तक बेहतरीन स्पेल रहा, आपने जो कहा था बॉडी लाइन, वो बॉडी लाइन रखी भी गई, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी पता नहीं समझ में नहीं आया कि सोमपाल करन को बाहर क्यों किया गया और फिर बॉलिंग पूरी बेपटरी हो गई। इस बार आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं जरूर देखिए बॉलिंग में तो बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है ही, आप बॉडी टू बॉडी कराएं, विकेट टू विकेट कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वो चीजें बदलेंगी नहीं, कभी नहीं बदल सकती, वो तो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, बहुत इन सब में बहुत फायदा होता है अगर आप इन लाइनों में स्टिक रहते हैं। हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कराएं, पेसर्स जो है वो हार्ड लेंथ का इस्तेमाल करें। सेम पिचेस हैं जहाँ पर आप शाहीन को देखेंगे, नसीम हारिस ने जहाँ विकेट्स लिए हैं उस दिन आपके माफ़ कीजिएगा मैं बॉलर का नाम पथिराना, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने विकेट लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। आप किन लेंथ पे उन्हें विकेट मिले, बिल्कुल सही कहा आपने, तो थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को ये रीड करने की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे फायर पावर के साथ उतरने वाला है। अगर पहले बल्लेबाजी की है तो डेली क्रिकेट यहाँ रियलिटी में ही आएगा कि वो कम से कम 350 या 360 के तकरीबन का ट्राई करेगा कि उसको बड़ी चीज़ चाहिए, क्योंकि जो बैटिंग कोलैप्स हुई थी इंडियन टीम की वो काफ़ी ज़्यादा एक पुअर शो दिखा था उनका पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो चाहेंगे कि हम कुछ बहुत बड़ा स्कोर करें, 350 के तकरीबन स्कोर लगाएं बोर्ड पर। अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है तो इसको लेकर आपको भी तैयार रहना होगा। आपके एक प्लान्स होने चाहिए कि नहीं आप भले ही सोच के आए हो लेकिन हम ये नहीं करने, आपको नहीं करने देना है। आपकी खासकर स्पिन बॉलिंग को भी बहुत पुअर नजर आई थी, चाहे संदीप हो चाहे ललित हो, ललित ने बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी, विकेटलेस गए थे लेकिन काफ़ी बेहतर गए थे, तो उम्मीद है कि वो फिर से अपने उस परफॉर्मेंस को रिपीट करें। लेकिन संदीप ने थोड़ा सा यहाँ डिसअपॉइंट ज़रूर किया था। पेस बॉलर्स ने फिर पुरानी बॉल हुई, सोमपाल का भी वापस जब आए तब उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया जिस तरीके से बॉलिंग हुई। करण केसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, उनसे यहाँ 10 ओवर होने चाहिए थे रोहित पुड़ैल, और रोहित पुड़ैल की कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलर का यूटिलाइज करने में बहुत दिक्कत हुई। ये हम केन्या दौरे से देख रहे हैं, ये अभी से नहीं देख रहे हैं, ये दिक्कत रोहित को कप्तानी में हो रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं जरूर हो रही है, अच्छे खासे एक मोमेंटम बना रहता है, तो वहाँ पर किसी पार्ट टाइमर को बुलाना, कभी कुशल भुरदैल को करा देना, कभी दीपेंद्र सिंह हैरी को वहाँ पर बॉलिंग करा देना, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ नहीं जमेगी, यहाँ एसोसिएट से नहीं खेल रहे हैं बिल्कुल सही आप ओमान, कतर, कुवैत, यूएई से नहीं खेल रहे, सोच को अपनी थोड़ी चेंज करना पड़ेगा, स्मार्ट करना पड़ेगा। और आप अगर कुछ खास काम करवाना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर, तो आप कंटिन्यू रखिए, चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए दीपेंद्र से आपको बॉलिंग करानी है तो शायद आप उम्मीद रखिए कि ठीक है 3-4 ओवर हम देखते हैं इनको कंटिन्यूसली, क्या पता। और फिर यार एक चीज और भी है, अब आप कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हैरी से आप बॉलिंग कराना चाहते हैं तो उस हिसाब से एक प्लान भी तो होना चाहिए कि हमें दीपेंद्र आप कौन से जगह बॉल डालेंगे, आप ऑफ में डालने वाले हैं, ठीक है तो हम एक काम करते हैं, हम ऑफ को ब्लॉक करते हैं ताकि यहाँ से हम रन नहीं जाने देंगे, उन्हें फोर्स करिए कि वो ऑफ से लेग की तरफ जाने की कोशिश करें, जो कि वो अनकंफर्टेबल होंगे, उसमें हम विकेट्स मिल सकते हैं। एक प्लानिंग भी तो होनी चाहिए, मतलब जो आपने पिछले ओवर बॉलर के लिए फील्डिंग ली थी लगभग वही फील्डिंग दीपेंद्र के सामने भी आपने रख दिया, किसी भी सामने रख दिया, तो ये नहीं चलेगा, थोड़ा प्लानिंग्स भी यहाँ पर करनी होगी फील्डिंग को लेकर। क्या कहेंगे? बिल्कुल, पर्टिकुलर बॉलर अपना पर्टिकुलर प्लान्स लेकर कप्तान के सामने रखें, कोचेस के सामने रखें तो बेहतर होगा, अच्छा शो देखने को मिले कि आप इंडिया के सामने अच्छी बॉलिंग करा पा रहे हैं, इंडिया को दिक्कत पैदा कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स को, तो काफ़ी बेहतर होगा, उन्हें भी दिक्कत हो खेलने में तो बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बॉलर्स की एक तारीफ भी बनेगी, जिस तरीके से बॉलर्स ने खाली शुरुआत में ही कोशिश की थी। एक चीज़ मैं सुन रहा था काफ़ी कि 30 ओवर में बांधे रखा नेपाल के बॉलर्स ने 30 ओवर में बांधे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि उसी बीच में एक पार्टनरशिप भी चल पड़े। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात समझते हैं, उसको बोरिंग समझते हैं, उस क्रिकेट को लोग बोरिंग समझते हैं कि अरे ये पार्टनरशिप नहीं हो रही है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये लोग ये सिंगल ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बॉलिंग हो रही है हमारे बॉलर्स की। ये मैं कईयों से सुन चुका हूँ, जब से नेपाल का मैच हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ तब से लेकर हम ये आज बना रहे हैं, मैं पक चुका हूँ इस चीज़ को देख कर। तो यही सबसे बड़ी बात है, अजीब लगता है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है डेफिनेटली, तो कि पार्टनरशिप करते चले जा रहे हैं, पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, पार्टनरशिप बिल्डअप्स में आपको डॉट बॉल्स मिलेगी, वो उनके प्लान के तहत है कि हम यहाँ रिस्क नहीं लेंगे, हम यहाँ सिंगल्स के साथ जाएंगे। अब आप देखिए, अगर अब आप सोचेंगे अब वहीं पर आप देखिए नेपाल को देखिए, मैं सारे पेसर्स को हटा दे रहा हूँ, शराब और नमाज आए, देखिए क्या वहां पर उन्होंने वो पार्टनरशिप दिखाई, क्या वो मेंटेलिटी दिखाई, नहीं दिखाई, वो 104 रन पर ऑल आउट हो गए। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है, वो बोरिंग पीरियड नहीं है, वो कि बहुत कंट्रोल रखा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो उनके प्लान के तहत है, वो उनकी चालाकी है कि हमें अभी विकेट्स बचाने, हम बस विकेट्स बचा के देखिए क्या किया, और उसके बाद आप देखिए इतना बड़ा मॉन्स्टर स्कोर गया कि 342 पहुंच गया। तो ये सोचने वाली बात है, आपको लग रहा होगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है, नहीं, आप विकेट्स के लिए जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ इकोनॉमिकल चल रहा है, चलिए 15 ओवर तक हम इकोनॉमिकल गए हैं लेकिन विकेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमने रन्स तो बहुत रोक लिए, नहीं, वो आज का पता है मॉडर्न क्रिकेट है, 15-20 ओवर में ऐसी धुनाई हो जाएगी कि स्कोर लगेगा ही नहीं कि ये कभी रुके भी थे।
अब 342 देकर कौन कहेगा कि 30 ओवर तक 139 स्कोर था। तो क्रिकेट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, स्मार्ट मूव लेने पड़ेंगे कैप्टन को भी और प्लेयर्स को भी समझना पड़ेगा कि विकेट्स के लिए यहाँ पर जाने की ज़रूरत है और उसमें सबसे बड़ा रोल बॉलर्स के साथ साथ फील्डर्स का भी। आपको कहना होगा कि बॉलर्स ने कुछ ट्राई किए, मैं ललित की बात कर रहा हूँ पिछले मैच में, ललित को आप कह सकते हैं हाँ उन्होंने बहुत कंट्रोल बॉलिंग बहुत ज्यादा लग रहे थे थ्रू आउट पूरे ओवर में, अपने 10 ओवर में कंट्रोल बॉलिंग कराई, उनके में भी कम से कम 15 से 18 रन मिसफील्ड में चले। जी हाँ, कुशल मल्ला ने भी छोड़ा। जी हाँ, कुशल मल्ला ने शायद सोमपाल ने भी एक छोड़ा था, तो एक के साथ एक के डबल तो वो हो ही जा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ललित कहीं ना कहीं गुस्सा हुए थे, वो देखने में लगा। तो 4.8 की शायद उनकी इकॉनमी थी, उनकी बॉलिंग काफी बेहतर रहती, तो वही है फील्डर्स को भी साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही बॉलर्स अगर मेहनत करें काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक वक्त पर जाकर बॉलर्स भी दम तोड़ देंगे कि मैं इतनी कोशिश बना तो रहा हूं मौके, लेकिन फील्डर्स उसे छोड़ दे रहे हैं। लेकिन बॉलिंग का लेंथ भी जो है बताया वो सारी चीजें रखने की यहाँ पर जरूरत है। स्पिनर्स के लिए डेफिनेटली जितना आप फ्लाइट कराएं उतना बेहतर होगा, और ओवरऑल बॉलिंग और बैटिंग के लिए यही हाल है। एंड इंडियन टीम की यहाँ बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इंडियन टीम की अगर हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट में, हम बॉलिंग पार्टिसिपेंट में बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा। बैटिंग डिपार्टमेंट में टॉप 3 डेफिनेटली स्कोर जरूर करना चाहेगा यहाँ पर। पहले मैच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी बॉलिंग के सामने वो फिर से एक्सपोज हो गए, जो हम लगातार देखते भी हैं, खास करके एसीसी और आईसीसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वहां वो स्कोर जरूर करना चाहेगा। लेकिन एक चीज पॉजिटिव जरूर हुई है पिछले मैच में कि जिसे हम कहते हैं कि विराट कोहली के बाद वाले जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा बाद के प्लेयर्स को, खास करके ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जिस तरीके से दोनों ने इनिंग खेली थी, बहुत अच्छी थी। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से खेला, एक समझदारी वाली इनिंग थी, तारीफ करनी होगी इनकी, ज़बरदस्त इनिंग थी। ऐसी अगर टूर्नामेंट में खेलते चले गए तो ज़रूर है बहुत अच्छे रिजल्ट्स इंडिया के फेवर में आते चले जाएंगे अगर नीचे के बल्लेबाज इस तरीके की। लेकिन फिर हमें पुअर बैटिंग देखने को मिली है। अगर आप कहेंगे जैसे ही आउट हुए हैं, पेसर आए, स्पिनर्स पर मोस्टली रन बनाए हैं, और दोनों बहुत दिक्कत है क्योंकि दोनों ने शायद 4 या 5 ओवर ही खेले हैं पेसर्स के, शुरू की बात। जी हाँ, और स्पिनर्स पर उन्होंने मोस्टली रन किए हैं। और एक दिक्कत है कि पेसर्स अगर होते, जैसे ही पेसर आए, आप देखिए हार्दिक ईशान किशन आउट हुए, हार्दिक पांड्या आउट हो गए, उसके बाद शार्दुल जडेजा का क्या हाल हुआ है, यही तो चिंता है, यही तो एक चीज़ है। और स्पिनर्स हाँ क्वालिटी के होते तो आप जरूर कहते, जरूर तारीफ होती। अगर आप यही ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर के सामने मारते, अफगानिस्तान के स्पिनर या इंग्लैंड न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, तो जरूर है, चलिए बहुत बेहतरीन खेले। लेकिन आपको देखना होगा कि आप बिलो एवरेज से भी गिरे हुए स्पिनर्स के खिलाफ खेले। हम तो पहले कह चुके हैं, शादाब नवाज अच्छी टीमों के खिलाफ इतने बड़े स्पिनर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अपने आप में ये देखना होगा कि आप किस तरीके से पेसर्स के सामने कैसे, क्योंकि अभी पाकिस्तान के खिलाफ अभी और 12वीं भिड़ना है, फिर श्रीलंका के बॉलर्स आएंगे, अफगानिस्तान बांग्लादेश के भी बॉलर्स आएंगे, अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास, तो और थोड़ा सा हमें देखना होगा। लेकिन इनिंग्स काफ़ी अच्छी थी, रिस्की शॉट कम थे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सोच जो इंडिया की रहने वाली है वो यही रहेगी कि बस रैप अप करो जल्दी से। जी हाँ, रैप अप करो जितना जल्दी हो, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पर पुअर शो देखने को मिला था इंडिया का। वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ भी ऊआई हो मैच में, हम पूरा इस मैच को क्रश कर देना चाहते हैं। इंडियन टीम की यही कप्तान जो है वो इसी सोच के साथ उतरेंगे, फर्स्ट बॉल से आखिरी बॉल तक जब तक मैच रहेगा वो यही सोच रहेगी। प्रेजेंटिंग में आकर ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ नेपाल एक उभरती हुई साइड है, अच्छा खेल रही है ये, लेकिन जो सोच रहेगी कहीं ना कहीं वो रहेगी कि हाँ भाई जैसे पाकिस्तान ने 100 पे ऑल आउट किया था, हमें जल्द से जल्द गेम खत्म करना। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम आपके सामने चीज़ें यहाँ पर रख रहे थे। खैर ओवरऑल एक चीज़ और है कि उनके माइंड में ये भी रहेगा कि बारिश का भी साया है, क्योंकि हम देखें अगर हम शुरू में बारिश की बात है, क्योंकि टॉस अगर इंडिया जीता तो डेफिनेटली वो पहले शायद बॉलिंग के लिए जाए। बिल्कुल सही कहा है आपने, ताकि वो जल्दी से ये सोच के कि जल्दी से अगर नेपाल को रैप अप कर ले तो हमें कम से कम टाइम काफी बच जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको जल्दी चेस कर कंप्लीट करें, क्योंकि फिर बारिश फैक्टर भी आ सकता है। बहुत बड़ा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। ये तो बारिश तो सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए यहाँ पर। भाई जल्दी करो। गड्ढा उन्होंने खुद ही अपने लिए खोदा। नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था, और ऑप्शंस भी दिए थे वेन्यूज के, लेकिन उन्होंने माने नहीं। वो खैर उनकी बिल्कुल सही, तो ये तो रहेगा ही ऑब्वियसली है। टॉस जीत कर यहाँ पहले बॉलिंग लेगा, उसके बाबर आजम ने जो एक थोड़ा सा गलती की थी, थोड़ा अजीब लगा था वो सोचकर, वो उम्मीद है यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही, तो कहीं ना कहीं खैर अभी यह देखना होगा कि टॉस जीतकर अब इंडिया क्या यहाँ पर करने वाला है, लेकिन डेफिनेटली वेदर वगैरह को देखते हुए और जिस तरह की परफॉर्मेंस नेपाल की पहले रही थी, डेफिनेटली वो जरूर चाहेगा कि पहले वो बॉलिंग लेकर जितना जल्दी इस मैच को हो सके। वहीं नेपाल अगर टॉस जीतेगा तो यार मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन्हें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। आपको क्या लगता है?
क्योंकि बैटिंग करनी चाहिए ताकि कम से कम कुछ ज़्यादा ओवर्स वो अगर खींच पाए तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बारिश को आप फैक्टर मानिए आप। लेकिन नेपाल के लिए तो ये अच्छा रहेगा कि वो जितने ज़्यादा क्वालिटी बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग करने को मिले तो बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है कि आप एक अपनी क्वालिटी की साइड के सामने खड़े हो, अच्छा देखें, सीखें, लर्न करें, बस ये बेहतर है। और थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाएं, जी हाँ। हमारे लिए तो यही मैटर करता है, बाकियों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन डेली क्रिकेट यही मानता है कि थोड़ा सा आप जाते जाते कम से कम एक परफॉर्मेंस दिख जाए जो अभी तक दिखी नहीं। बिल्कुल 3 टूर्नामेंट्स होने थे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इमर्जिंग एशिया कप और एशिया कप। हमें ये उम्मीद थी कि इनमें से कहीं पे भी हमें इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगी, ना वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, ना इमर्जिंग एशिया कप में, और अब एशिया कप के एक मैच बचा है। अभी तक हमें ये कहने का मौका नहीं मिला कि वेल डन नेपाल, कि आपने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अभी तक दी है। ये अभी तक हमें देखने को इस पूरे तीनों टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला। एक आखिरी मौका है, उम्मीद करेंगे कि इस बार परफॉर्मेंस कम से कम उस लेवल तक तो पहुंचे जहां पर हम कहें कि इंप्रेसिव परफॉर्मेंस यहां पर फाइनली अब निकल कर आई है। इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट आपको कि आप इस मैच में बेहतर करें, इंप्रेसिव करें जरूर, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और पोस्ट मैच एनालिसिस में तो सारी बातें यहाँ पर हम जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। एशिया कप की कवरेज लगातार जारी है, डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरीके की डिटेल डिस्कशंस और मैच न्यूज़ एनालिसिस आपको शायद ही कहीं मिले। बाय।